नमस्कार। अक्सर हम पूछते हैं चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि वो कौन से सिस्टम्स हैं, वो कौन सी मशीनरी है जो किसी की जीत या हार तय करती है। आज हम उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर ठीक इसी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि असल में शासन का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है। हरिद्वार, सोचिए इस शहर के बारे में। एक तरफ गंगा की पवित्र धारा है, तो दूसरी तरफ राजनीति का एक बहुत ही जटिल बहाव। ये शहर सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए एक पड़ाव नहीं है, ये लाखों लोगों का घर है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी रोज की परेशानियां हैं। तो राजनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले जमीन को समझना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हरिद्वार की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम जनादेश के पैटर्न को डिकोड करेंगे और फिर एक कनेक्शन का खाका तैयार करेंगे जो हमें सीधे जन केंद्रित लीडरशिप के रास्ते पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी राजनीति को समझने का पहला नियम है जमीन को समझो, लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को सुनो, क्योंकि नंबर्स और डेटा बाद में आते हैं, पहले इंसान आते हैं, उनकी परेशानियां आती हैं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये हरिद्वार की रोज की सच्चाई है। करीब 1,10,000 बेरोजगारों का सवाल, 60% नालियां जो जाम है और हर बारिश में घरों में पानी भर देती हैं, बढ़ती महंगाई और पानी बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी, ये वो असल मुद्दे हैं जो हर वोट के पीछे की कहानी बताते हैं। और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। लगभग 83% हिंदू आबादी, 16% मुस्लिम और दलित समुदाय की आबादी करीब 19% है। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी अपनी खास उम्मीदें हैं, अपनी निराशाएं हैं और अपने मुद्दे हैं जिन्हें सुने जाने की जरूरत है। अच्छा, अब लोगों की आवाज को हम नंबर्स की जुबान में सुनते हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे सिर्फ जीत हार का ऐलान नहीं करते, वो वोटर्स की बदलती सोच की कहानी कहते हैं। और कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 2022 में 72.2% वोटिंग हुई। ये 2017 के मुकाबले लगभग 7% ज्यादा है। ये एक मामूली नंबर नहीं है। जब इतने सारे लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने आते हैं, तो वो सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे होते, वो एक संदेश दे रहे होते हैं कि हम यहां हैं और हम बदलाव चाहते हैं। 2022 में जीत का अंतर था 15,505 वोट। किसी भी चुनावी चुनौती को समझने के लिए ये एक सेंट्रल नंबर है, ये एक अच्छी खासी लीड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अजेय है? अब जरा इस ग्राफ को देखिए। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 2017 में जीत का अंतर लगभग 36,000 वोटों का था और 2022 में ये घटकर सिर्फ 15,500 रह गया। मतलब आधे से भी ज्यादा की गिरावट सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह है जो बता रहा है कि जमीन खिसक रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीतने के लिए क्या चाहिए? सीधा साधा हिसाब है, लगभग 7,800 वोटों का नेट स्विंग। जब आप किसी चुनौती को इस तरह ठोस नंबर्स में तोड़ देते हैं, तो वो नामुमकिन नहीं लगती, बल्कि एक लक्ष्य बन जाती है जिसे सही स्ट्रैटेजी से हासिल किया जा सकता है। 2022 के नतीजों में एक और गहरी कहानी छुपी है। हाँ, बीजेपी ने 54.6% वोट शेयर के साथ सीट जीती, वहीं कांग्रेस भी 38.3% तक पहुंची। लेकिन असली कहानी तब दिखती है जब आप 2017 से तुलना करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर गिरा और कांग्रेस का बढ़ा। ये साफ संकेत है कि वोटर किसी एक पार्टी से हमेशा के लिए बंधा नहीं है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता और गरिमा दी है। जब हम डेटा को देखते हैं, तो हम बस इन आवाजों को एक साथ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों हुआ? अब हम चेहरों से हटकर उन सिस्टम्स और रणनीतिक वजहों को देखेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। अगर हम पिछले कुछ चुनावों की हिस्ट्री देखें, तो एक साल है जो बिल्कुल अलग खड़ा है। 2017, 65.9% वोट शेयर। ये मोदी लहर का पीक था। लेकिन 2022 में वोट शेयर वापस नॉर्मल लेवल पर आ गया। इसका मतलब साफ है कि 2017 एक अपवाद था, नियम नहीं। और ये समझना किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि 2017 का नतीजा एक आउटलायर था, एक एक्सेप्शन। 2022 का नतीजा ये साबित करता है कि जब स्थानीय मुद्दे, जब लोकल प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो चुनावी मैदान फिर से बराबर की टक्कर का हो जाता है।
वोटर मुद्दों पर वोट देता है। तो अगर कोई चैलेंजर है तो उसके लिए मैदान कैसा दिखता है? लड़ाई दो मोर्चों पर है। एक तरफ है अंदरूनी कमजोरियां, जैसे बूथ नेटवर्क या संसाधनों की कमी, लेकिन दूसरी तरफ है बाहरी मौके, जैसे सरकार के खिलाफ नाराजगी, महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ी चिंताएं। असली रणनीति इन्हीं मौकों को भुनाने में है। इस पूरे विश्लेषण से एक स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क निकल कर आता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। पहला, चुनावी मोर्चा, जहां लोकल मुद्दों पर फोकस हो। दूसरा, संगठन का मोर्चा, बूथ लेवल तक पकड़ बनाना। तीसरा, नैरेटिव, यानी बातचीत का मुद्दा बदलना। और चौथा, संसाधन, यानी अपनी हर ताकत का सही इस्तेमाल। ठीक है, एनालिसिस हो गया, लेकिन इसका फायदा क्या जब तक एक एक्शन प्लान ना हो? तो चलिए अब हम एक ठोस कार्रवाई करने लायक योजना की बात करते हैं। सिर्फ समस्याओं की पहचान नहीं, बल्कि समाधान का एक पूरा खाका। तो समाधान क्या है? एक ऐसा एजेंडा जो 5 पिलर्स पर खड़ा हो: रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, शिकायत निवारण और भरोसा। और ध्यान दीजिए, ये वही मुद्दे हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये गवर्नेंस का वो ब्लूप्रिंट है जहां राजनीति सेवा में बदल जाती है। और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए एक टाइम बाउंड अप्रोच चाहिए, जिसे हम 90 दिन की सीढ़ी कहते हैं। पहले 30 दिन नींव बनाने के लिए, अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचने के लिए और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंकने के लिए। ये प्लानिंग से एक्शन तक का एक साफ रास्ता दिखाता है। नैरेटिव की जंग, यानी पब्लिक में बात क्या होगी, उसे कैसे जीता जाए। यहां स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। बीजेपी के राष्ट्रवाद बराबर देशभक्ति वाले मैसेज का मुकाबला करें, ये दिखाकर कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर कैसे नाकाम हुई हैं, और इसे डेटा के साथ साबित करें। मतलब भावनाओं का जवाब तथ्यों से देना। और आज की तारीख में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, हर फोन की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम रील्स जैसे टूल्स कम खर्च में सही लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, ये सम्मान के साथ बातचीत करना है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान होना चाहिए। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम चुनावी रणनीति से आगे जाकर गवर्नेंस के असली मकसद को देखेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना एक साधन है, मंजिल नहीं। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि असली मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि सेवा करने का अधिकार कमाना है। और ये अधिकार एक ऐसा सिस्टम बनाकर मिलता है जो हर नागरिक को सम्मान दे और आगे बढ़ने का मौका दे। राजनीति का असली मतलब यही है। और इसीलिए हर लीडर के लिए आखिरी सवाल हमेशा यही रहता है: राजनीति की इस पूरी मशीनरी को लोगों की भलाई के इंजन में कैसे बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राजनीति के सच्चे उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।